काशी सब्जी बेचा करती थी। पहले उसका पति बिज्जू सब्जियां बेचा करता था, लेकिन एक दिन रात में बिज्जू सब्जियां बेचकर घर आ रहा था, तब उसे सांप ने काट लिया, जिसमें बिज्जू की मौत हो जाती है। जिसके बाद दो बेटियों की जिम्मेदारी काशी के कंधों पर आ जाती है। सब्जी ले लो सब्जी, हरी हरी ताजी ताजी सब्जी ले लो, बाबूजी सब्जी ले लो। लौकी कैसे दी? 40 रुपए किलो। ठीक ठीक भाव लगाओ, तुम्हारी लौकी ताजी नहीं है, मैं इसके 20 रुपए दूंगा। बाबूजी 20 रुपए तो बहुत कम है। मैं कहीं और से ले लूंगा। वो आदमी आगे बढ़ जाता है। वो आदमी काशी से 20 रुपए में 1 किलो लौकी ले लेता है। इस तरह काशी को उसकी सब्जियों के सही दाम नहीं मिल पाते थे। सब्जियां बेचकर काशी घर लौटती तो उसकी दोनों बेटियां रीना और कल्पना उसका इंतजार करती। रीना और कल्पना सरकारी स्कूल में पढ़ती थीं। माँ तुम आ गई, लाओ ये सब्जी की टोकरी मुझे दे दो, तुम आराम से बैठ जाओ, मैं तुम्हारे पैर दबा देती हूँ। रीना काशी के सिर पर से सब्जी की टोकरी उतार कर नीचे रख देती है और उसके पैर दबाने लगती है। कल्पना चाय बनाकर लाती है। माँ ये लो, चाय पी लो, तुम्हारी सारी थकान उतर जाएगी। तुम दोनों मेरा कितना ख्याल रखती हो। माँ तुम हमें आशीर्वाद दो कि हम तुम्हारा और अच्छे से ख्याल रख सके। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ है बेटी, लेकिन तुम दोनों हमेशा मेरे साथ नहीं रह सकती। तुम्हें शादी के बाद अपने ससुराल जाना होगा। नहीं माँ, हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तुम आराम से बैठो, हम दोनों बहनें खाना बना लेंगी। नहीं बेटी, तुम दोनों पढ़ाई करो, मैं खाना बनाती हूँ। नहीं माँ, दीदी ठीक कह रही है, हम दोनों मिलकर खाना बनाएंगे तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर हम पढ़ाई कर लेंगे। तुम सारा दिन सब्जी बेचकर थक जाती हो, तुम आराम करो। रीना और कल्पना खाना बनाती हैं, फिर तीनों साथ मिलकर खाना खाते हैं। उसके बाद काशी सो जाती है और दोनों बहनें पढ़ाई करती। तीनों गरीब थीं, लेकिन एक दूसरे को बेहद प्यार करती। धीरे धीरे दोनों बहनों की स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई और दोनों जॉब करने लगी, जिसके बाद दोनों अपनी अपनी सैलरी काशी को देने लगी। माँ अब तुम्हें सब्जी बेचने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों की सैलरी से घर का खर्च आराम से चल जाएगा। लेकिन बेटी, जब तुम दोनों की शादी हो जाएगी तब तो मुझे सब्जी बेचकर गुजारा करना होगा, तो ये काम मैं नहीं छोड़ूंगी। एक बार काम छोड़ दिया तो दोबारा काम जमाने में बहुत वक्त लग जाएगा। माँ हम दोनों शादी नहीं करेंगे, हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। नहीं बेटी, शादी तो तुम दोनों को करनी ही होगी। नहीं माँ, हम तेरे बगैर नहीं रह सकते। मैं कितनी खुशनसीब हूँ, मेरी दोनों बेटियां मुझसे कितना प्यार करती हैं। बेटियों के कहने पर काशी सब्जी बेचने का काम छोड़ देती है और हंसी खुशी रहने लगती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन काशी की बड़ी बेटी रीना देर शाम तक ऑफिस से घर नहीं आई। कल्पना घर आ चुकी थी। कल्पना बेटी, रीना न जाने कहाँ रह गई, अभी तक घर नहीं आई, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, जरा उसे फोन तो कर। कल्पना रीना को फोन करने ही वाली थी कि तभी रीना घर आ जाती है। उसके गले में फूलों की माला और मांग में सिंदूर था। रीना बेटी, ये सब क्या है? माँ मैंने शादी कर ली है। काशी ने देखा कि रीना के साथ एक अधेड़ उम्र का आदमी था। लेकिन बेटी, लेकिन क्या माँ, तुम ही तो कहती थी कि शादी तो तुम दोनों को करनी ही होगी, अब तुम मेरी शादी से खुश नहीं हो। नहीं बेटी, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन लड़के की उम्र थोड़ी ज्यादा लग रही है। माँ ये शहर के सबसे बड़े रईस हैं, ये हीरे के व्यापारी हैं, देश विदेश तक इनका कारोबार फैला हुआ है। अगर इनकी उम्र थोड़ी ज्यादा है तो क्या हुआ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है बेटी, ये तूने अच्छा किया। माँ मैं अब अपने घर जा रही हूँ। ऐसा कहकर रीना अपने पति के साथ ससुराल चली जाती है। काशी समझ गई थी कि रीना ने पैसों के लालच में अधेड़ उम्र के आदमी से शादी कर ली है। ससुराल जाने के बाद रीना ने कभी काशी का हाल तक नहीं पूछा। कल्पना बेटी, रीना तो जैसे शादी के बाद हमें भूल ही गई है, जरा उसे फोन तो कर। कल्पना ने रीना को फोन किया तो रीना ने उसे बताया कि वो अपने पति के साथ घूमने के लिए विदेश गई है, वो वापस लौटकर उसे फोन करेगी। लेकिन वापस लौटकर भी रीना ने उसे फोन नहीं किया। कुछ दिन यूं ही बीत गए। काशी अपनी छोटी बेटी कल्पना के साथ रह रही थी, लेकिन एक दिन कल्पना भी शादी करके घर लौटती है। कल्पना बेटी, तूने शादी कर ली? हाँ माँ, मिलो अपने दामाद से, ये मेरे बॉस हैं, मैं इन्हीं की कंपनी में काम करती हूँ। ठीक है बेटी, अच्छा किया जो तूने भी शादी कर ली। कल्पना भी अपने पति के साथ चली जाती है। उसकी दोनों बेटियों ने पैसों के लालच में और अमीर बनने के लिए शादी की थी। ससुराल जाने के बाद कल्पना ने भी काशी की कोई सुध नहीं ली। उसके जाने के बाद काशी के लिए घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था।
उसने सब्जी बेचने का काम फिर से शुरू तो किया, लेकिन लोग उससे सब्जियां ही नहीं खरीदते थे। उसे काफी मेहनत करनी पड़ी। काशी बूढ़ी हो चली थी। वो कांपती आवाज में लोगों से मिन्नतें करती कि वो उससे सब्जियां खरीदे। बाबूजी, सब्जी ले लो, बिल्कुल ताजी है। अरे तुम बहुत दिन के बाद दिखी, कहीं चली गई थी क्या? नहीं बाबूजी, कहीं नहीं गई थी। जब तक बेटियां थीं उन्होंने मुझे काम नहीं करने दिया, और अब उनकी शादी हो गई तो मैंने ये काम फिर से शुरू किया है। ठीक है, 1 किलो बैंगन दे दो। ये लो बाबूजी। इसी तरह वो सब्जियां बेचकर थोड़े बहुत पैसे कमाने लगी। इधर काशी की बड़ी बेटी रीना ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, आपने कहा था कि शादी के बाद आप अपनी जायदाद मेरे नाम कर देंगे। मैंने अपनी जायदाद अपने बच्चों के नाम कर दी है। मेरी जायदाद पर पहला हक मेरे बच्चों का है। क्या? लेकिन आपने तो कहा था कि आपकी जायदाद की मालकिन मैं ही बनूंगी। मैंने तुमसे ये सोचकर शादी की थी कि तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखोगी, उन्हें माँ का प्यार दोगी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम सिर्फ मेरे पैसे उड़ाती रही, इसलिए मैंने ऐसा किया है। दरअसल रितेश पहले से शादीशुदा था। उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। पहली पत्नी से उसका एक बेटा और बेटी थी। रितेश ने रीना का लालच देखकर अपनी जायदाद अपने बच्चों के नाम कर दी। अब उसने रीना को खर्चे के लिए भी पैसे देने बंद कर दिए। आए दिन पैसों को लेकर रीना के साथ रितेश के झगड़े होने लगे। इधर शादी के बाद कल्पना ने अपनी जॉब छोड़ दी। वो सारा दिन घर में आराम करती। एक दिन कल्पना के पति ने उससे कहा, कल्पना, मेरे लिए नाश्ता बना दो। क्या विनय, काम वाली तो रोज खाना बनाती है, मुझसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आज काम वाली नहीं आई है। तो बाहर से कुछ मंगा कर खा लेना। तुम्हारे होते हुए भी मुझे बाहर से खाना मंगा कर खाना पड़ेगा। क्या? मैं काम वाली हूं क्या? मैंने तुमसे इसलिए शादी नहीं की कि मुझे काम करना पड़े। तो तुमने सिर्फ मेरे पैसों पर ऐश करने के लिए मुझसे शादी की थी? अगर ऐसा है तो मुझे ऐसी शादी नहीं चाहिए। तुम अपने घर जा सकती हो। कल्पना ने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि विनय उससे ऐसी बात कहेगा। उसने चुपचाप विनय के लिए खाना बनाने में ही अपनी भलाई समझी। लेकिन आए दिन वो विनय के ऑफिस पहुंच जाती और विनय से पैसे मांगती। विनय, मुझे 50,000 रुपए चाहिए। इतने पैसों का क्या करोगी? क्या मतलब है विनय? अपनी पत्नी को पैसे देने से पहले कोई पूछता है क्या? मैंने बहुत दिनों से शॉपिंग नहीं की, मैं शॉपिंग करूंगी। ये लो 5,000 रुपए। मैंने 50,000 रुपए मांगे थे, तुम 5,000 रुपए दे रहे हो। ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है, इससे ज्यादा पैसे नहीं है मेरे पास। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मत लो। ठीक है, 5,000 ही दे दो। कल्पना 5,000 रुपए लेकर चली जाती है। क्या सोचा था और क्या हो गया? विनय तो बड़ा कंजूस निकला। एक दिन कल्पना ने विनय के बैग से 1 लाख रुपए चोरी कर लिए। ये पैसे विनय ने किसी क्लाइंट को देने के लिए रखे थे। कल्पना, मैंने बैग में 1 लाख रुपए रखे थे, कहाँ गए? मुझे क्या पता, घर के नौकरों से पूछो। नौकरों से क्या पूछना, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस ही पता लगाएगी कि मेरे पैसे किसने लिए हैं। इतनी छोटी सी बात के लिए पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? ये तुम्हें छोटी बात लग रही है? वो पैसे मैंने मिस्टर चावला को देने के लिए रखे थे। विनय पुलिस को फोन करता है। पुलिस आती है और घर के सारे नौकरों की तलाशी लेती है, लेकिन किसी के पास कुछ नहीं मिलता। विनय जी, हमने पूरे घर की तलाशी ले ली है, अब सिर्फ आपका कमरा बचा है। आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब? भला कोई अपने घर में चोरी करता है क्या? इंस्पेक्टर साहब, आप हमारे कमरे की तलाशी ले लीजिए। इंस्पेक्टर विनय और कल्पना के कमरे की तलाशी लेता है, जहां उसे कल्पना की अलमारी में 1 लाख रुपए मिल जाते हैं। ये देखकर विनय आग बबूला हो जाता है और कल्पना को घर से निकाल देता है। कल्पना अपना सामान लेकर काशी के पास आ जाती है। इधर पति से पैसों के लिए झगड़ा करके रीना भी काशी के पास आ जाती है। अरे रीना, कल्पना, तुम दोनों बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। रीना और कल्पना अंदर आती हैं और काशी से कहती हैं, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने अमीर बनने के लालच में बुड्ढे से शादी कर ली। माँ, मैंने भी पैसों के लालच में विनय से शादी की और तुम्हें भूल गई। लेकिन बेटी, शादी के बाद पति का घर ही लड़की का घर होता है। नहीं माँ, अब हम वहां नहीं जाएंगे और तुम्हारे पास रहेंगे। पहले की तरह हम दोनों जॉब करेंगे और घर की जिम्मेदारी उठाएंगे। नहीं बेटी, तुम दोनों अपने अपने घर जाओ और अपने अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाओ। काशी दोनों को समझाकर उनके घर भेजती है। दोनों बहनें अपने अपने पतियों से माफी मांगकर सुधरने का वादा करती हैं। दोनों अब जॉब करने लगती हैं। दोनों अपना खर्च खुद उठाती और काशी को घर खर्च के लिए पैसे भी देती। समय समय पर आकर दोनों काशी की देखभाल भी करती। काशी की जिंदगी अब आराम से गुजर रही थी। ये कहानी है सब्जियों की नगरी की, जहां एक बड़ा ही भोला भाला आलू रहता था। हर कोई आलू को बेवकूफ बनाकर अपना काम निकलवा लेता था, तो वहीं जब आलू को उनकी जरूरत पड़ती तो वो आलू को मदद करने के वक्त भाग जाया करते। ऐसे ही एक दिन आलू अपने दोस्त भिंडी और बैंगन के साथ स्कूल से घर आ रहा था। तभी आलू भिंडी से बोलता है, क्या बात है भिंडी,
तुम थोड़ी परेशान नजर आ रही हो। सब ठीक है ना? अब क्या बताऊं आलू, मेरे पास काम का बहुत प्रेशर है। तुम्हें तो पता ही है, एक हफ्ते से मेरी तबीयत खराब थी और स्कूल न आने की वजह से मैं ठीक से स्कूल का काम नहीं कर पाई। अब मुझे कैसे भी कल के कल सारा काम पूरा करके स्कूल की कॉपी चेक करवानी है। अरे तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? तुम काम करके कल कॉपी चेक करवा लेना। आह, अरे आलू, अभी भी मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक नहीं है और मैं अकेले सारा काम नहीं कर पाऊंगी। अगर मेरे पास मेरी मदद करने के लिए मेरा कोई दोस्त होता तो कितना अच्छा होता आलू। अरे भिंडी, तुम परेशान क्यों होती हो? मैं हूं ना, तुम्हारा सारा काम कर दूंगा। हाँ तो आलू, एक काम करो ना, तुम अभी मेरे साथ मेरे घर चलो और काम करके फिर अपने घर चले जाना। अरे नहीं, पहले मैं अपने घर जाऊंगा, क्योंकि अगर माँ को बिना बताए मैं तुम्हारे घर गया तो माँ मुझे बहुत मारेगी। नहीं आलू, तुम्हें पता है हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छा काम करे। जब तुम्हारी मम्मी को पता चलेगा कि तुमने किसी की हेल्प की है तो वो खुशी से तुम्हें गले लगा लेंगे। तुम मेरे घर चलो और मेरा काम करवा दो, उसके बाद अपने घर जाना। हाँ, ये भी ठीक है, चलो चलता हूँ। बेचारा आलू भिंडी को रोता हुआ देख नहीं पाता और वो उसकी मदद करने के लिए स्कूल से सीधा उसके घर जाता है और उसका काम करने लगता है। उधर आलू की माँ उसकी चिंता कर रही थी। ना जाने मेरा नालायक बेटा कहाँ रह गया। सारे बच्चे स्कूल से घर आ गए लेकिन एक वो है जिसका कोई अता पता ही नहीं। आने दो इस बेवकूफ को, आज इसकी अच्छे से खबर लूंगी। नाक में दम करके रख दिया इस नालायक ने तो, बिल्कुल अपने बाप के ऊपर गया है। भिंडी का काम करने के बाद आलू अपने घर आता है। आलू को लेट आता देख आलू की माँ उसके पास जाती है और गुस्से में बोलती है, पुणे लायक कहाँ था तू? अब तक स्कूल की छुट्टी हुई लगभग 4 घंटे हो गए, तब से कहाँ था तू? सही सही बता दे वरना आज मैं तुझे मार मार कर तेरा भर्ता बना दूंगी। अरे माँ, दरअसल बात यह है कि मेरी जो दोस्त है ना भिंडी, उसका होमवर्क पूरा नहीं था, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसका काम करवा दूं। और आपने ही तो सिखाया ना कि हमें हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए, तो बस मैं अच्छा काम करने ही गया था। अरे मेरा प्यारा बच्चा, कोई बात नहीं, आज तूने बहुत अच्छा काम किया, तो आज मैं तुझे तेरे कर्मों का फल अभी देती हूँ। बेचारा आलू अपनी माँ से बहुत मार खाता है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद आलू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। इसी बीच टमाटर और गोभी में लड़ाई हो जाती है। देख, मुझसे पंगा लेना तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। तुझे अभी मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। अब जाना, 2 थप्पड़ में तेरा पूरा चेहरा ही लाल कर दूंगा। तुझे तो वैसे ही भगवान ने मार पीट के लाल करके भेजा है इस दुनिया में। रुक जा, तू ऐसे नहीं मानेगा। अभी अपने दोस्त आलू को बुलाकर लाता हूं। जब आलू तेरी अच्छे से खबर लेगा ना, तब जाकर तुझे अकल आएगी। टमाटर भागता हुआ अपने दोस्त आलू के पास जाता है और बोलता है, आलू, आज मुझे तेरी मदद चाहिए यार। वो गोभी रोज तेरे बेस्ट फ्रेंड टमाटर को, यानी कि मुझे टॉर्चर करता है यार। आज या तो आर होगा या पार, पर तुझे कैसे भी इस लड़ाई में जीतना है। चल मेरे साथ, आज तुझे साबित करना है कि तू मेरा सच्चा दोस्त है। अच्छा, उस गोभी की इतनी हिम्मत कि वो मेरे बेस्ट फ्रेंड को परेशान करे। कोई बात नहीं टमाटर, चल, आज तो अच्छे से खबर लूंगा इसकी। आलू अपने दोस्त टमाटर की मदद करने के लिए जाता है और बोलता है, क्यों भाई गोभी, लगता है कि तुम्हारे सारे पत्ते तोड़कर उसकी पतंग बनानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जुबान निकल रही है तुम्हारी। तो इस गैंडे जैसे आलू को लेकर आया है यहां पर। अरे ये गैंडा आलू क्या कर लेगा हमारा? इसको तो मार मार कर अभी पिचका दूंगा मैं। रुक जाओ। अबे जाना, मेरे साथ मेरा दोस्त टमाटर खड़ा है। मार मार कर तेरी भुजिया ना बना दी तो मेरा नाम भी आलू नहीं। इस बीच दोनों में बहस हो जाती है और गोभी अपने बहुत सारे सब्जी दोस्तों को बुला लेता है। तो वहीं टमाटर आलू को अकेला छोड़कर वहां से भाग जाता है। तो वहीं बेचारा आलू अकेले खूब मार खाता है। आलू, आखिर तू कब समझदार बनेगा बेटा? तेरी मासूमियत और तेरी अच्छाई का फायदा उठाकर सब निकल जाते हैं। अगर सच में टमाटर तेरा सच्चा दोस्त होता तो वो तुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाता। माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। मेरे सारे दोस्त बहुत मतलबी हैं। वो हमेशा मुझे अपना मतलब निकलवा कर चले जाते हैं, और जब मुझे उनकी जरूरत होती है तब वो हमेशा मुझे अकेला छोड़ देते हैं। हाँ बेटा, अभी भी वक्त है, चीजों को समझने की कोशिश किया कर। जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही कर। माँ, मुझे एक सच्चा दोस्त चाहिए जो हमेशा मेरे साथ रहे। लेकिन यहाँ तो लोग बहुत मतलबी हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए ही आगे आते हैं, और जैसे ही उनका मतलब पूरा हो जाता है वो दोबारा पीछे मुड़कर भी नहीं देखते। हाँ,
मैं समझ रही हूँ तेरी बात। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। आलू अपनी क्लास में था, तभी टीचर वहां आती हैं और कहती हैं, बच्चों, हमारे स्कूल में 5 अलग अलग प्रतियोगिताएं होने वाली हैं और जो बच्चा पांचों प्रतियोगिता में जीत जाएगा उस बच्चे को पूरे स्कूल के सामने सम्मानित किया जाएगा और उसे ढेर सारा उपहार दिया जाएगा। टीचर, कौन कौन सी प्रतियोगिता होने वाली है? मैं भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहता हूँ। आलू की बात सुनकर पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगती है। तभी कुछ लोग आलू का मजाक बनाते हुए बोलते हैं, अरे रहने दे आलू, तेरे बस की बात नहीं है। प्रतियोगिता में सिर्फ और सिर्फ समझदार और होशियार लोग ही हिस्सा लेते हैं। तेरे जैसे बेवकूफ के लिए कोई जगह नहीं है यहाँ। हाँ आलू भाई, रहने दो, तुम बिना बात में अपना टाइम खराब करोगे। प्रतियोगिता तो सिर्फ और सिर्फ मेरे जैसे समझदार लोगों के लिए है। तुम सिर्फ और सिर्फ पिक्चर देखो और पिक्चर बनाने का काम तो हमारा है। पूरी क्लास एकदम चुप हो जाओ, पहले प्रतियोगिता तो जान लो। तो बच्चों, पहली प्रतियोगिता है कुश्ती प्रतियोगिता, और दूसरी प्रतियोगिता है कबड्डी प्रतियोगिता, और तीसरी प्रतियोगिता है रेस प्रतियोगिता, चौथी प्रतियोगिता है ड्राइंग प्रतियोगिता, और आखिरी की प्रतियोगिता है जिसमें आपको बहुत ही बढ़िया गाना गाना है। जो बच्चा इन 5 प्रतियोगिताओं को जीत जाता है उसे पूरे स्कूल के सामने सम्मानित किया जाएगा और वो हमारे स्कूल का स्टूडेंट ऑफ द ईयर कहलाएगा। ऐसे ही सभी बच्चे प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो वहीं सभी लोग आलू का मजाक बना रहे थे, क्योंकि आलू बहुत ही भोला भाला सीधा भोंदू था। वो लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाता था और उसे बेवकूफ बनाना बहुत आसान था। छुट्टी के समय आलू अपने घर आ रहा था। घर आते आते वो रास्ते में ही एक पेड़ के पास बैठ जाता है और प्रतियोगिता के बारे में सोचने लगता है। क्या मैं सच में बेवकूफ हूँ? मैं ये प्रतियोगिता जीत नहीं सकता। स्कूल के सभी बच्चे मेरा मजाक बनाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? बेचारा आलू ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसके सामने एक जादुई बाहुबली आलू आता है। जादुई बाहुबली आलू को देखकर आलू घबरा जाता है। कौन हो तुम और मेरे सामने क्यों खड़े हो? मैं एक बाहुबली आलू हूं। वो तो बस मैं यहां से जा रहा था तो तुम्हें थोड़ा परेशान देखा तो सोचा तुम्हारा हाल चाल ले लूं। तो बताओ, क्या बात है? क्यों परेशान हो तुम? अब क्या बताऊं मैं तुम्हें। मेरे स्कूल में 5 अलग अलग प्रतियोगिताएं रखी जा रही हैं और जो बच्चा उन 5 प्रतियोगिताओं में जीत जाएगा उसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर का विनर बना दिया जाएगा। और मेरे स्कूल में मुझे हर कोई लूजर समझता है, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हूं। मैं कुछ नहीं कर सकता। सब मुझे नालायक नाकारा बोलते हैं। अरे, तुम हो नालायक, तभी तुम्हें नालायक बोलते हैं। देखा, अभी तो तुम्हें आए हुए सिर्फ 5 मिनट हुए। तुमने भी मुझे नाकारा और नालायक बोल ही दिया ना। हाँ, क्योंकि तुमने खुद को नालायक मान लिया है, इसलिए इसलिए लोग तुम्हें नालायक बोलते हैं। अरे, लोगों का तो काम होता है बोलना, लेकिन तुम्हारे अंदर जो काबिलियत है वो सिर्फ तुम ही पहचान सकते हो। मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर क्या काबिलियत है, लेकिन मैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर का विनर बनना चाहता हूं। मैं लोगों को दिखा देना चाहता हूं कि मैं बेवकूफ, नालायक, नाकारा नहीं हूं। चलो ठीक है, ज्यादा टेंशन मत लो। मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम बस कैसे भी इस प्रतियोगिता में अपना नाम लिखवा लो। बाकी का चमत्कार करने के लिए मैं हूं तुम्हारे साथ। ऐसे ही आलू और बाहुबली आलू में दोस्ती हो जाती है। आलू अगले ही दिन अपने स्कूल में प्रतियोगिता में नाम लिखवा लेता है। सभी बच्चे प्रतियोगिता की तैयारी करने में लगे हुए थे। ऐसे ही अब प्रतियोगिता का दिन नजदीक आ जाता है। सबसे पहले सभी बच्चों की आपस में कुश्ती होती है, जिसमें हमारा आलू विनर होता है। जिसके बाद कबड्डी प्रतियोगिता होती है। कबड्डी में भी हमारा आलू ही विनर होता है। धीरे धीरे सारी प्रतियोगिता आलू जीत जाता है। ये देखकर पूरा स्कूल हैरान था। सभी बच्चों का अपने आप मुंह बन जाता है और आखिरकार जादुई बाहुबली आलू की मदद से हमारा आलू स्टूडेंट ऑफ द ईयर का विनर बन जाता है। ये देखकर भिंडी, प्याज, बैंगन, टमाटर सभी आपस में बातचीत कर रहे थे। आखिर ये सब हुआ कैसे? ये नालायक आलू जीत कैसे गया? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। वही तो, मुझे तो इस नालायक से कोई उम्मीद ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्रतियोगिता जीत गया। अरे, 5 प्रतियोगिताएं जीतना आसान नहीं है, लेकिन ये सब हुआ कैसे? आलू आता है और आलू उन सबसे बोलता है, तुम सब ऐसे ही मुझे देखते रह जाओगे और एक दिन मैं बहुत बड़ा कामयाब बन जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं नालायक और नाकारा हूं? मुझे मेरे अंदर की काबिलियत अच्छे से पता है। तुम सब ऐसे ही देखते रह जाओगे। सबके सब आलू का मुंह देखते रहते हैं।
और वो लोग समझ जाते हैं कि आलू दोबारा उनके झांसे में नहीं आने वाला है।